Hello everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is doing fine. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जो टर्म है, इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है उसको मेंटेन करके रखना, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब ये क्या हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना? बेसिकली जब हम बात करते हैं बॉडी की, तो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से चेंजेस आ सकती हैं। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी देखें तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। लेकिन इन चेंजेस को रेजिस्ट करना हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोशिश करती है कि वो कंडीशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक चीज को नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश की जाती है। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये चीज होती है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, वो चेंजेस को प्रिवेंट करता है। तो एक तरीके का आप बोल सकते हो ये बैलेंस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और ये चेंजेस को रेजिस्ट करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रन करता है उसका पीएच चेंज हो सकता है, या फिर हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो चेंज हो सकता है, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। तो इन सारी चेंजेस को हमारी बॉडी नॉर्मली मैनेज करने की कोशिश करती है और उसको ऑप्टिमल रेंज या उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है उसमें रखने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म रन करता है जो कि बॉडी में होने वाली चेंजेस में देखता है कि क्या वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। अगर वो ऐसी चेंजेस होंगी जिनसे कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी मेजर चेंज आती है जो कि बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है, देन इन दैट केस हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस होती है और वो होम्योस्टैसिस जो है नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी को पहले पता चलना चाहिए कि कोई चीज होती है या कोई चीज हो रही है या कोई चेंज आ रही है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में ज़रूरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो कि बेसिकली हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि वहाँ पर बॉडी में कोई चेंजेस आ रही है। फीडबैक सिस्टम जो होता है दो तरीके का हो सकता है, या तो ये होगा पॉजिटिव या फिर ये हो सकता है नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक तब चला जाएगा या तब होता है एक्टिव ये जब किसी चीज की प्रोडक्शन या किसी फंक्शन को रोकना हो या फिर उसको स्लो डाउन करना हो, और पॉजिटिव तब होता है जब किसी फंक्शन को शुरू करना हो या फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन को फास्ट करना हो अगर वो ऑलरेडी हो रही है। तो इस केस के हिसाब से हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अब फीडबैक के लिए दो चार चीजें होती हैं जो जरूरी है। पहला जिसको हम कहेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर वो चीज है जो कि सेंस करेगा चेंजेस को। बेसिकली जब भी कभी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर राइज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर में चेंजेस आ रही हैं, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक तरीके के आप बोल सकते हैं सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये हेल्प करेंगे तभी जब ये उस चीज को सेंस करेंगे। फिर इसके अलावा आता है हमारा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो होता है ये एक तरीके का प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग सेंटर होता है जो कि रिसेप्टर से आने वाले सिग्नल को सेंस करता है और अकॉर्डिंगली वहां पे फंक्शन करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हमारी बॉडी में जो कंट्रोल सेंटर है वो आता है हमारा ब्रेन। सो हमारे ब्रेन के पास एक सिग्नल पहुंचेगा जो कि सेंस किया था रिसेप्टर ने। अब जब रिसेप्टर से आया हुआ सिग्नल हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है तो हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर सिग्नल को प्रोसेस करेगा। जब वो सिग्नल को प्रोसेस करेगा तो उसके बाद वो उसी अकॉर्डिंगली अपना एक आप बोल सकते हो एक तरीके का कमांड देगा, एक तरीके की फंक्शन करवाएगा, और उसको हम कहेंगे जिसके थ्रू वो फंक्शन होगी उसको हम कहेंगे
इफेक्टर। तो एक तरीके से स्टिमुलस आएगा जो कि एक रिसेप्टर ने सेंस किया, फिर वो स्टिमुलस पहुंचेगा हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से जो है सिग्नल निकलेगा और इफेक्टर के थ्रू जो है वो कोई कमांड करेगा या कैरी आउट करेगा कोई फंक्शन, जिससे कि वो होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज को हमारे अलग अलग जगहों पे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे कीमो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो कीमो रिसेप्टर्स जो है इस चेंज को सेंस करेंगे। जब वो इस चीज को सेंस करेंगे तो वो एक सिग्नल भेजेंगे, जो सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन तक। तो जब ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, हमारा ब्रेन इस सिग्नल को रीड करेगा। वंस द ब्रेन रीड्स द सिग्नल, तो अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करवाएगा। और क्या फंक्शन होगी वहां पर, वो बेसिकली वहां से सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचेगा तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास सिग्नल पहुंचाएगा। सो बेसिकली रिसेप्टर जो है वो हमारे पास सिग्नल को कैप्चर करेगा। जब रिसेप्टर ने सिग्नल को कैप्चर किया, उसने उसको ब्रेन तक पहुंचाया। जब ये ब्रेन तक पहुंचा तो वहां से वो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, उसको वो सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन बनाएगा। जब ये हार्मोन बनाएगा तो वो हार्मोन रिलीज होगा ब्लड के अंदर। वो हार्मोन चला जाएगा सीधा पैंक्रियाज के पास। जब वो पैंक्रियाज के पास जाएगा तो पैंक्रियाज उसको डिटेक्ट करेंगे और पैंक्रियाज को समझ आएगा कि उनको जो है इंसुलिन निकालना है, और पैंक्रियाज से निकलेगा इंसुलिन। वही इंसुलिन जो है सिक्रीट होके जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो जब इंसुलिन निकलेगा, इसको सिक्रीट करने के बाद इट विल गो इनटू द ब्लड। ब्लड से होते हुए ये बॉडी की हर एक सेल के पास जाएगा, और हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है वो उस ब्लड शुगर को यूज कर सकती है, मेटाबोलाइज कर सकती है। इस तरीके से इंसुलिन की लेवल्स को मिनिमाइज किया जाएगा। सो ये एक तरीके का आता है एक मैकेनिज्म या फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में ये ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाए तो इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा जो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन तक जाने के बाद फिर से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। हाइपोथैलेमस से निकलेगा एक इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जब वहां से निकलेगा तो वो जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस इंसुलिन की प्रोडक्शन को रुकवाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अब यही चीज जो है हमारे टेम्परेचर कंट्रोल में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर अगर माना जाए वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या हम बोलते हैं 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज होता है। अगर बाय चांस हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के टाइम पे क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले स्टिमुलस जाएगा, और स्टिमुलस इसलिए जाएगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो इस इंक्रीज की वजह से एक स्टिमुलस जाएगा। वो स्टिमुलस जो होता है वो पहुंचेगा कंट्रोल सेंटर पे। और ये स्टिमुलस कैसे जाएगा, ये जाएगा थ्रू जो थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं, जो कि बेसिकली सेंस करते हैं टेम्परेचर को। सो थर्मो रिसेप्टर्स से सिग्नल निकलेगा, वो सिग्नल पहुंचेगा हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, जब वहां पर पहुंचेगा तो वो हाइपोथैलेमस के पास पहुंच जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है इस चीज के ऊपर काम करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा जो कि चला जाएगा स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स के पास। तो स्वेट ग्लैंड्स में क्या होगा, जब ये सिग्नल हाइपोथैलेमस का सिग्नल जब स्वेट ग्लैंड्स तक पहुंचेगा तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट को रिलीज करेंगे। जब स्वेट निकलेगा बॉडी से तो एक्सेस हीट जो है वहां पर लॉस हो जाएगी, और ये हाइपोथैलेमस ने एक सिग्नल भेजा। सो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वेट जो है वो स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा। एंड जब स्वेट निकलेगा तो
इंक्रीजिंग स्वेट कैन एक्चुअली रिड्यूस द टेम्परेचर। सो जैसे जैसे स्वेट निकलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स के पास भी ये सिग्नल पहुंचेगा। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाएंगी। सो उनमें होगा वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन की वजह से जो ज्यादा ब्लड है वो स्किन की सरफेस के पास पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो रेडिएट होके स्किन के थ्रू जो है बाहर निकल सकती है एक्सेस हीट, और वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम करेगी। तो ये चीज जो है ये होम्योस्टैसिस की वजह से ही है। इसी तरीके से अगर हम देखें हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स जो होती है उनको भी आप बोल सकते हो कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। इसी तरीके से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होती है या ब्लड शुगर जिसको आप कहते हो, अगर ये कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो लेवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए भी हार्मोन की जरूरत पड़ेगी जो कि पैंक्रियाज से ही निकलेगा। सो हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो होता है वो वहां पे निकलेगा और वो वहां पर उस एरिया में जाके लिवर से वो ग्लूकोज निकलवाएगा और वही ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा और ब्लड शुगर की लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज हाउ द थिंग्स विल वर्क इन केस जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होती हैं वो कम हुई हो। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। सो हमारे पास एक होगा पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो होता है इस केस में क्या होगा, जो कोई फंक्शन है या कोई प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को या तो बंद किया जाएगा या फिर स्लो डाउन किया जाएगा। सो या तो स्लो किया जाएगा या फिर स्टॉप किया जाएगा। और पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ये क्या करता है, ये या तो किसी कंडीशन को फास्ट करेगा या फिर उसको स्टार्ट करवाएगा। सो आइदर इट विल स्टार्ट अ पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रोसेस या फिर ये उसको फास्ट करेगा अगर वो ऑलरेडी हो रही है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो होम्योस्टैसिस से हम क्या क्या चीजें मेंटेन करके रख सकते हैं। सो आइडियली अगर देखा जाए होम्योस्टैसिस से बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेंटेन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम होम्योस्टैसिस की मदद से ही ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स जो होती हैं, ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होना डिक्रीज होना उन केसेस में हमारे पास होम्योस्टैसिस से ही वो मेंटेन होता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर में अगर चेंजेस आती हैं वो भी होम्योस्टैसिस से ही होता है। अगर हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें अगर पीएच में चेंजेस आती है वो भी होम्योस्टैसिस से ही मेंटेन होता है। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं दैट्स ऑल्सो मेंटेन थ्रू होम्योस्टैसिस। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जनरली फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई फिजिकल वर्क करते हो, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो या स्टेयर्स चढ़ते हो तो क्या होता है, आइडियली हमारी बॉडी में एक तो हमारी सांस फूलने लगती है, दूसरा हमारी हार्ट रेट जो है वो बढ़ती है। सो बेसिकली ये भी होम्योस्टैसिस का ही एक पार्ट है। इस केस में क्या होगा, हम सांस इसलिए जल्दी जल्दी लेते हैं, हमारी सांस इसलिए फूलती है क्योंकि उस फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और उसको फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी जो होती है जल्दी जल्दी ब्रीथ करती है। तो ये जो लंग्स में ब्रीदिंग फास्ट होती है ये ब्रेन की सिग्नल की वजह से होगा, और ब्रेन ने सिग्नल इसलिए भेजा क्योंकि उसको पता चला कि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। इसी तरीके से हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई फिजिकल एक्सर्शन करते हैं या कोई काम करते हैं तो जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर जो होता है ब्लड सर्कुलेशन की डिमांड बढ़ जाती है। तो मसल्स के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाना ये बहुत जरूरी होगा उस टाइम पे। तो उस केस में हमारी बॉडी में ये चेंजेस आएंगी जिसमें हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और हमारी सांस फूलने लगेगी, हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ
होम्योस्टैसिस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक टर्म है जो कि आइडेंटिकल लगती है लेकिन वो असल में बेसिकली डिफरेंट है, तो दैट टर्म इज नोन एज हीमोस्टैसिस। तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस बेसिकली क्या होता है? हीमोस्टैसिस जो होता है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। हीमो जो टर्म है इट रिप्रेजेंट्स ब्लड, और जो स्टैसिस है इट मींस स्टॉपिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि हीमोस्टैसिस जो होता है या एक ऐसी प्रोसेस होती है ये जिस केस में ब्लीडिंग को रोका जाए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, हम ड्रग्स दे सकते हैं, हम अगर वाउंड ओपन है तो हम उसमें सूचरिंग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो हीमोस्टैसिस है ये अलग चीज है। इसमें क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह आएगी, यानी बॉडी में जहां पे इंजरी होती है वहां पर क्लॉट बनने लगेगा, जिससे कि जो वहां पर ओपन स्पेस होती है जहां से ब्लड लॉस हो रहा होता है वो रुक जाएगा। सो हीमोस्टैसिस एक अलग चीज है और होम्योस्टैसिस एक अलग चीज है। सो होम्योस्टैसिस में बेसिकली अगर एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दे हम, तो हम ये बोलते हैं कि होम्योस्टैसिस जो होता है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है बॉडी के। सो जब इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में होने वाली चेंजेस जो होती हैं उनको रेजिस्ट किया जाता है। लेकिन ये होम्योस्टैसिस एक लेवल तक ही फंक्शनल रहता है, उसके बाद क्या होगा, वहां पर चेंजेस आने के चांसेस होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एक लेवल तक ही कंट्रोल कर पाएगी और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उसको फर्दर मैनेज कर सके। सो होम्योस्टैसिस इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट रखने की, स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं या एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शंस होती हैं वो चेंज ना हो, उनको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि बॉडी जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी दिखाएगी। अगर बाय चांस कोई चेंजेस आती हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को रिसीव करता है, रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलस आता है, ब्रेन तक पहुंचता है और प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा जो कि पिट्यूटरी तक जाता है, और पिट्यूटरी तक जाने के बाद वहां पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये अलग अलग ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करके कंडीशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा। हर बार सिर्फ इसी के थ्रू नहीं होगा, बल्कि बहुत बार जो होता है न्यूरोनल सिग्नल्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और जब ये चीज होगी तो इस ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसकी हेल्प चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये बॉडी के 2-4 सिस्टम्स होते हैं जो कि इसको ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ इन्हीं से नहीं हो पाएगा, बल्कि और भी चीजें हैं। जैसे अभी हमने स्वेटिंग के बारे में बात की, तो स्वेटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे पास आता है बॉडी में, दैट इज नोन एज द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो स्वेटिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स थी होम्योस्टैसिस की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल इफ देयर वाज एनी टाइप ऑफ डाउट, क्वेश्चन और कंफ्यूजन, you can drop that in chat box and I hope that I can actually answer all of you. So thank you so much, have a good day and Allah Hafiz.